नमस्कार, फिर से हाजिर हूं मैं आपके सामने। हम बात कर रहे थे साइक्लिक डीलोकलाइजेशन इन इनऑर्गेनिक रिंग्स। ठीक है, साइक्लिक डीलोकलाइजेशन इन इनऑर्गेनिक रिंग्स। ठीक है, जैसे हमने 3 रिंग्स की चर्चा की थी। एक बोरोन वाली रिंग, जिसकी चर्चा ही आज करनी है अपन को डिटेल में। एक पीएन वाली रिंग, बेंजीन ले लेते हैं, बढ़िया रहेगा। एक बेंजीन वाली रिंग, ऑर्गेनिक रिंग है, और एक पीएन वाली रिंग। पहला काम प्लेनर बनाना, ये तो सदा ही प्लेनर है, सब sp2 है। तो साइक्लिक डीलोकलाइजेशन के लिए पहला काम प्लेनर बनाना। तो इनमें तो प्लेनरिटी का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सभी sp2 हैं तो प्लेनर ही होंगे। sp2 क्यों है? बैक बॉन्डिंग ने sp2 बना दिया इसको। लोन पेयर चले गए तो sp2 है, बैक बॉन्डिंग ने बना दिया, तो प्लेनर ही होंगे। तो प्लेनर की कोई समस्या नहीं, ये प्लेनर है ही आपका। अच्छा, डिलोकलाइजेशन होगा क्या? हाँ, डिलोकलाइजेशन भी होगा पक्का। ये बैक बॉन्ड उस डायरेक्शन में भी बना सकते हैं, और इसकी एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इस डायरेक्शन में भी बना सकते हैं। इसकी एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इस डायरेक्शन में भी बना सकते हैं। ठीक है, उल्टा भी हम बना सकते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसकी। BH H H H H H इस डायरेक्शन में, उल्टा भी हम इसको खींच सकते हैं। सो इस डायरेक्शन में भी हम इसको दिखा सकते हैं। तो इसका मतलब पाई बॉन्ड दोनों जगह घूम रहा है, इस बॉन्ड में भी है, उस बॉन्ड में भी है। तो हम इसके हाइब्रिड को अगर ड्रॉ कर सकें तो कुछ इस तरह का ड्रॉ कर सकते हैं, साइक्लिक डीलोकलाइजेशन दिखा के। तो हो रहा है क्या? हाँ, हो तो रहा है, हो तो रहा है। हो रहा है क्या? हाँ, हो तो रहा है। अब कम ज्यादा हो रहा है, ये चर्चा हम बाद में करेंगे। हो तो रहा है, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के मॉडल से चर्चा करेंगे हम, कम ज्यादा वाला। लेकिन हो तो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। सो प्लेनर है, साइक्लिक डीलोकलाइजेशन हो रहा है, ठीक बात, ओके, ठीक बात। इसके तो चर्चा ही क्या करनी, बचपन से करते आए हैं। इसमें तो साइक्लिक डीलोकलाइजेशन का कोई प्रॉब्लम आज तक आया ही नहीं। आज तक नहीं आया तो आज भी नहीं ही आएगा। और इसका तो आप हाइब्रिड कंप्लीट साइक्लिक डीलोकलाइजेशन, जिसको बोल सकते हैं परफेक्ट साइक्लिक डीलोकलाइजेशन, ड्रॉ कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं। इसमें पहले प्लेनरिटी लानी पड़ेगी, तो प्लेनरिटी के लिए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हम लोग अटैच कर सकते हैं। वो कुछ इस तरह से अटैच होंगे, हमने अटैच कर दिए। ठीक है, और N2P NP NP इस तरह से हमने ट्रिपल बॉन्ड बना दिए। कन्वेंशनल पाई बॉन्डिंग हो गई आपकी। हम इसको चला सकते हैं कन्वेंशनल पाई बॉन्डिंग को, यस, कोई समस्या नहीं है। सो ये कुछ इस तरह की स्टोरी हो गई आपकी, कुछ इस तरह की स्टोरी हो गई। PN N PN PN और डबल बॉन्ड्स आपके घूम चुके हैं। सो इस बार ये कहीं यहां, यहां और यहां है, और PCl Cl आप लगा चुके हैं, जो कि दूसरे प्लेन में होंगे, बता नहीं रहे हैं अपन, बाकी हमें पता है अबव और बिलो होंगे। तो प्लेनर हो गया। सो मैं इसका भी एक हाइब्रिड ड्रॉ कर सकता हूं, PN PN, इस तरीके से एक हाइब्रिड ड्रॉ कर लिया हमने, PCl Cl। ये रहा। इट मींस ये सब के सब तीनों जो सिस्टम्स आपको सामने दिखाई दे रहे हैं, तीनों सिस्टम, ये तीनों सिस्टम प्लेनर है। यस, तीनों सिस्टम प्लेनर है, बिल्कुल तीनों सिस्टम प्लेनर है।
नंबर 1 बात। दूसरी बात, तीनों में साइक्लिक डीलो कितना है वो अभी विषय नहीं है। हां, साइक्लिक डीलोकलाइजेशन है। ओके, तीनों में साइक्लिक डीलोकलाइजेशन कितना है उसका विषय अभी नहीं बात करेंगे, लेकिन साइक्लिक डीलोकलाइजेशन है। यस, तीनों एरोमेटिक सेक्सटेट बनाते हैं। तीनों एरोमेटिक सेक्सटेट बनाते हैं। यस, बनाते ही होंगे एरोमेटिक सेक्सटेट। इसका मतलब अगर तीनों सेक्सटेट से मेरा मतलब, आप जिन्होंने एरोमेटिसिटी मुझसे पढ़ी हो जानते हैं एरोमेटिक सेक्सटेट को, 6 pi इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स ये बना रहा है। इट मींस अगर हम तीनों की बात करें या इन दोनों की बात करें, इनको बोलते हैं फॉस्फाजीन्स। क्या बोलते हैं इनको? दीज आर कॉल्ड फॉस्फाजीन्स, जिनके बारे में हम चर्चाएं करने वाले हैं। और इनको प्लेनर तो हमने कल ही बना लिया था, इनको बोलते हैं बोराजीन्स। अब ये एरोमेटिक कितने हैं कितने नहीं है ये तो देखो हम अभी इनकी वो में हमारे कहावत है कि मेरे सर में कितने बाल हैं तो है जो आ गिरेंगे, तो वो हम मालूम चल जाएगा। लेकिन फिर भी एक नजर में ऐसा लगता है कि ये दोनों की दोनों जो हैं बोराजीन्स और फॉस्फाजीन, वो बेंजीन के एनालॉगस हैं। एक ही तरह के बेंजीन का बिहेवियर दिखाएंगे, ऐसा लग रहा है हमें कहीं ना कहीं, राइट। इट मींस हम ऐसा कह सकते हैं। कहानी की शुरुआत धीरे धीरे हम आगे बढ़ाएंगे। प्लेनरिटी के इशू हम कल हल कर चुके हैं। प्लेनरिटी के इशू हम कल हल कर चुके हैं। कल हम प्लेनरिटी के इशू हल कर चुके हैं। आज जो हम हल करने वाले हैं, अब वो इनकी डिटेल स्टडी है इन कंपाउंड की, इनऑर्गेनिक एरोमेटिसिटी का कॉन्सेप्ट। ठीक है, सो यस, ये हमने यहां पर एक एच लगाना था जो लगा दिया। सो इट मींस हम ऐसा कह सकते हैं क्योंकि सब में प्लेनरिटी है, सब में साइक्लिक डीलोकलाइजेशन भी है, इट मींस सब एरोमेटिक सेक्सटेट फॉलो करते हैं। तो ये बिल्कुल क्लियरली एक बात, हालांकि मैं आप थोड़ी देर बाद बताऊंगा आपको कि एरोमेटिक सेक्सटेट का होना इनके लिए कोई खास जरूरी है नहीं। वैसे इनऑर्गेनिक एरोमेटिसिटी के लिए एरोमेटिक सेक्सटेट का होना कोई खास जरूरी नहीं है। मृदुल साहब सिंगल बिकॉज एक बैक बॉन्ड है और दूसरा कंप्लीट बॉन्ड है ना। ठीक है मृदुल, तो वो तुझे समझना चाहिए, बार बार मत लिख इतना लंबा चौड़ा मैसेज यहां पे। सो एक नजर में ऐसा लगता है कि यार ये ऑल द 3 जो है ये एरोमेटिक सिस्टम्स है, पर यह क्या वाकई में है? क्या वाकई में ये एरोमेटिक सिस्टम्स हैं? क्या इतना भर होने से कोई एरोमेटिक हो जाएगा? क्वेश्चन उठता, पहचान क्या है फिर एरोमेटिसिटी की? आंसर है बहुत सारे तरीके पहचानने के। एक तरीका हकल, वो तो यहां वैसे ही फेल हो जाएगा, हकल तो यार चलता ही नहीं है। एक तरीका थ्योरेटिकल एरोमेटिसिटी के लिए हकल था, एक हमारा आसरा था हकल एरोमेटिसिटी के लिए। ठीक है, हकल एक आसरा था हमारा, राइट। हकल एक आसरा था और हकल एक बात कहा करता था हमें, थ्योरेटिकली मॉडल था। हालांकि कोई एक्सपेरिमेंट में हकल एक बात कहा करता था हमें कि भाई साइक्लिक कॉन्जुगेशन हो आपका, साइक्लिक कॉन्जुगेशन हो आपका। ठीक है, साइक्लिक डीलोकलाइजेशन कह दीजिए, डीलोकलाइजेशन हो आपका। कॉन्जुगेशन वर्ड तो ठीक नहीं है यहां पे इनऑर्गेनिक में, डीलोकलाइजेशन हो आपका। और जी 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन हो आपके, तो फिर ऐसे केसेस में, और साइक्लिक डीलोकलाइजेशन होने के लिए सिस्टम अपना रिंग जो है प्लेनर सिस्टम होना चाहिए। ठीक है, वो हम बाद में ऑर्गेनिक में देख चुके हैं। और 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन हो तो फिर हम सिस्टम्स को एरोमेटिक कह देते हैं। ठीक है, तो एक तरह से हकल को यहां माने तो एरोमेटिक शब्द दिख रहे हैं, बट हकल को मानेंगे ही नहीं। तो पहली बात तो मैं पहला तो खारिज कर रहा हूं हकल को इधर, कि हकल अब यहां हकल आएगा, इसकी कोई कहानी यहां वैलिड नहीं होगी। बिकॉज हकल्स की जो कहानी डिराइव हुई वो एचएमओ से डिराइव हुई, और एचएमओ में जब हम बॉन्डिंग वर्सेस एंटी बॉन्डिंग्स के खेल कर रहे थे, आप बॉन्डिंग नॉन बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग्स और उनसे स्टेबलाइजेशन समझ रहे थे, तो वो सारे डायग्राम वैलिड थे पी पाई बॉन्डिंग के लिए। और पी पाई बॉन्डिंग यहां होती ही नहीं है, तो फिर मैं बात ही क्यों करूं उसकी? कभी होगी कभी नहीं। इट मींस क्योंकि हकल की सारी स्टोरी पी पाई के लिए थी। याद करो, हकल की सारी फोटो हमने पीज को मिला के बनाई थी, पीज को मिला के, और मैं साइक्लिक बना देता हूं, साइक्लिक। सारी फोटो हमने पी मिला के बनाई थी, उसी के बेस पे तो हम बकवास किए थे सारी, उसी के आधार पर तो सारी बकवास किए थे हम, इस आधार पे ही तो सारी बकवास किए थे हम, उसी पे तो हम फ्रॉस्ट डायग्राम बना के लाए और हमने बकवास की, हमने उसी के आधार पे तो बकवास की। तो ये जो आधार था,
ये आधार तो पीपाई पीपाई ओवरलैपिंग का था ना। और अगर पीपाई पीपाई ओवरलैपिंग या है ही नहीं तो पहली बात तो हमें हकल से रिलैक्सेशन मिल जाएगा। इट मींस यहां एक गजब की बात देखोगे आप, 4n पाई जो सिस्टम्स हैं, यानी कि जिनमें 8 पाई इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, 4 डबल बॉन्ड वाले सिस्टम है, उनको भी कोई तकलीफ नहीं, वो भी मस्त जिंदगी काट रहे हैं, एकदम मस्त लाइफ काट रहे हैं, एकदम टकाटक वाली जिंदगी काट रहे हैं, टकाटक वाली जिंदगी। बोले तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, उस मेरी बात को थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। पहले तो मैं हकल को दे रहा हूं पेल, हकल को दे रहा हूं पेल, हकल को देंगे पेल, ठीक है। आइए हकल को पेलते हैं, हकल की नकल उड़ा के पेलते हैं। पहले तो हकल कहता था कि जी 4n पाई सिस्टम्स होते हैं ना, वो जी हाईली अनस्टेबल है। ओ गजब है जी, बहुत अनस्टेबल है और इनके एग्जिस्टेंस में ही समस्या है। इतना अनस्टेबल है कि आसानी से बनाए ही नहीं जा सकते क्योंकि ये एंटी एरोमेटिक सिस्टम है। ठीक है, हमने अकल की बात सुनी थी, ठीक है, ओके, सुन लिया हमने अकल, इतना काफी अकल को सुनना हमारे लिए, ठीक है, ओके। इस चक्कर में उसने कहा कि ये जो कॉर्ड है ना, वो भी अपनी जिंदगी जैसे तैसे करके चला रहा है, इसलिए ना क्योंकि ये प्लेनर नहीं है, ये अपने आप की लाइफ को, अपनी जिंदगी को गुजार रहा है नॉन प्लेनरिटी के थ्रू, है ना। इस तरह से ये प्लेनर नहीं रह के साइक्लिक कॉन्जुगेशन को अवॉइड कर रहा है, प्लेनर नहीं रह रहा है ये, और प्लेनरिटी को खो के अपनी लॉस ऑफ प्लेनरिटी करके अपनी जिंदगी काट रहा है। वरना प्लेनरिटी में तो ये बर्बाद हो जाता, एंटी एरोमेटिक हो जाता, इसीलिए ये अपनी जिंदगी गुजार रहा है। मतलब एंटी एरोमेटिक प्लेनर सिस्टम्स में बहुत मुश्किल हो जाएंगे उनका जीना, बहुत हाईली अनस्टेबल स्पेसिस हो जाएंगी। और किससे बात करें, जो हमारे पास सीबीडी मौजूद है, और सीबीडी पे हमने चर्चा की, एक पूरी क्लास लगाई थी। सीबीडी मौजूद है, हाईली अनस्टेबल है, बनाना बहुत मुश्किल है, बनाना हाईली अनस्टेबल चीज है ये, ठीक है, अनस्टेबल स्पेसिस है सीबीडी, बनती नहीं है, किस किस रिएक्शन में कैसे कैसे बनाई है हमारा जी जानता है इसको, ठीक है। तो सीबीडी हम पढ़ के आए, साइक्लोब्यूटाडाइन। सो ये बहुत मुश्किल है, मतलब इस तरह के जो 4 पाई सिस्टम्स है, ये है 4 पाई सिस्टम, इस तरह के जो 8 पाई सिस्टम्स है वो प्लेनरिटी में नहीं जी सकते, उनका बहुत तकलीफ आएगा प्लेनरिटी में होना, ठीक है। तो फिर मैंने अकल से कहा यार मैं तुझे मिलवाता हूं एक चीज से, है ना, तुझे एक चीज से मिलवाता हूं, तू भी देखना, शर्म करेगा और रोएगा। अकल ने कहा मिलवा यार, ऐसी चीज से तो मुझे भी मिलवा जिसको देख के मुझे ही शर्म आए। मैंने अकल को कहा देख एक चीज है, PNP NPN PNPN, और मैंने अकल से कहा कि देख अगर मैं यहां पर फ्लोरीन जोड़ दूं ना तो देखिए प्लेनर भी है, और इसके कल हम पढ़ेंगे इसके बारे में। मैंने अकल को कहा, अलग इसकी स्ट्रक्चर एक्चुअल में अलग होती है, लेकिन अभी मैं सिंपल स्ट्रक्चर बना रहा हूं इसकी, सिंपलेस्ट, ठीक है। मैंने अकल को कहा देख, चिढ़ाने के लिए कहा देख 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 तू, ये प्लेनर भी है और अपनी जिंदगी बढ़िया काट रहा है, प्लेनर भी है और स्टेबल भी, अपनी लाइफ बढ़िया काट रहा है। इसका मतलब तो इसमें अगर पाई इलेक्ट्रॉनों की बात करें तो 8 पाई इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं साइक्लिक, 8 पाई इलेक्ट्रॉनों का साइक्लिक डीलोकलाइजेशन है। तेरे हिसाब से तो मर जाना चाहिए इसको, तेरे हिसाब से तो या तो इसको प्लेनरिटी खो देनी चाहिए अपनी जिंदगी में, या तो इसको अपनी प्लेनरिटी खो देनी चाहिए जिंदगी में, जैसे कॉट ने खो के अपनी जिंदगी गुजारी। कॉट ने अपनी प्लेनरिटी को दांव पे लगाया और तो जिंदगी में रह पाया, दुनिया में तो एग्जिस्ट कर पाया, और टब शेप में, किस शेप में, नॉन प्लेनरिटी होके टब। वो मैं डिस्कस नहीं करना चाहता बिकॉज फिर हम बहुत अलग जगह निकल जाएंगे, वहां में नहीं जाना, हमें अकल को सिर्फ दरकिनार करना है। उसके लिए मेरे यूनिवर्सिटी के लेक्चर देखिए, मैंने सारे यूनिवर्सिटी के लेक्चर एक समस्या को सॉल्व किया है, एक प्रॉब्लम को बाकायदा सॉल्व किया है मैंने। तो मैंने अकल को बोला अब बता तू कहां डूबेगा, किस चुल्लू भर पानी में डूबेगा तू। तेरे सामने मैंने प्लेनर बनाया रिंग, एकदम प्लेनर रिंग तेरे सामने टिकाई हुई है, और तेरे सामने स्टेबल भी है, वो जिंदगी भी काट रहा है, क्या कहेगा तू।
इट मीन्स हकल से यहां रिलैक्सेशन हमें लेना पड़ेगा। याद रहे, अब हकल्स की कहानी यहां नहीं चलेंगी। उसकी बेहद आसान और साधारण शब्दों में वजह है कि यहां पी पाई डी पाई बॉन्डिंग हो रही है, और पी पाई डी पाई बॉन्डिंग में हकल फकल की बात नहीं होगी। एक्चुअली एंटी एरोमेटिक सिस्टम ही नहीं होंगे, यहां बात करेंगे तो हम ऐसा कुछ मामला ही नहीं होगा। पहली बात तो जो एरोमेटिक है वो कौन से एरोमेटिक ही हो लेंगे। सो एक तो हम इसको निपटाए कि भाई तू हकल नहीं चलेगा, हकल को दिए हम पेल। पहली बात, क्या तुमको पहले तो हकल की बात समझ में आई कि हमने अकल को कैसे नकारा? क्या आपको समझ में आया कि हमने अकल को कैसे निकाला, किस आधार पर अकल को निकाला हमने? क्या आपको यह बात समझ में आई? पक्का? अरे कहां मर गए, अरे कहां चले गए सब लोग? गजब बेइज्जती है अकल की, गजब बेइज्जती है, बिल्कुल नितांशु गजब बेइज्जती है अकल की। यार तुम लोग अगर नहीं पढ़ोगे तो फिर मैं कल लूंगा क्लास। मन है तो बताओ, मन है तो बताइए। हकल की गजब बेइज्जती है, गजब, है ना? तो क्योंकि वो पीपाई इसके सारा फ्रॉस्ट डायग्राम से सब कुछ पीपाई के लिए चला। पीपाई के लिए तो खेल नहीं था वो। आप ऐसे कमेंट में लिखते रहो ना, मैं मालूम चले कि तुम यही हो। गजब बेइज्जती है हकल की। चलिए कोई बात नहीं, हकल की बेइज्जती तो हमने कर ली। आगे बढ़ जाते हैं, लौट जाते हैं अपने मुख्य मुद्दे पे। सो मुद्दा यह है कि चलो यहां तो वैसे भी हकल की भी बात करें तो भी साइक्लिक डिलोकलाइजेशन ही हो रहा है। यहां तो वैसे भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन का ही खेल है, इसमें भी 6 पाई का तरह है, उसमें भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन का खेल है। तो इनके बारे में क्या कहें? इसीलिए इन दोनों तीनों चीजों से इंस्पायर होकर हम कह सकते हैं कि यस, ये भी एरोमेटिक होना चाहिए। एरोमेटिक लग रहा है, और लग ये भी एरोमेटिक है। अब है नहीं, वो बात की बात है, लग रहा है। तो प्रश्न उठता है, क्या वाकई में, क्या ट्रूली एरोमेटिक है? क्या सच में एरोमेटिक वैसा ही है जैसा इसका एरोमेटिक सेक्सटेट जो दूसरा एनालोगस बेंजीन है वैसा ही है? क्या बेंजीन के जैसी ही है कहानी? मैं कहता हूं नहीं, बिकॉज एरोमेटिसिटी के लिए साइक्लिक डिलोकलाइजेशन दिखने से काम नहीं चलेगा, उसको एरोमेटिक कंपाउंड की तरह बिहेव भी करना चाहिए। उसे एरोमेटिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज भी दिखानी चाहिए। सिर्फ शकल रिजेंबल करने से कुछ नहीं होगा। थोबड़ा अगर किसी का अक्षय कुमार जैसा हो जाए तो अक्षय कुमार नहीं बन जाता। थोबड़ा किसी का सलमान जैसा हो जाए, सलमान नहीं बन जाता। शकल होने से कुछ नहीं, डुप्लीकेट बहुत रहते। प्रॉपर्टी भी रिजेंबल करनी चाहिए। प्रॉपर्टीज उसकी हम चर्चा करेंगे, फिर हम उसको उस पैमाने पर तोलेंगे और कहेंगे अभी तो मुझे एरोमेटिक नजर आ रहे हैं, पर क्या ट्रूली एरोमेटिक है? और कितने एरोमेटिक है भैया, कितने एरोमेटिक है, कहां तक एरोमेटिक है? इस सब को पढ़ने के लिए मुझे इनको पढ़ना पड़ेगा कि तुम बेंजीन जैसे दिखते ही हो या सच में बेंजीन जैसे हो भी। तुम्हारी शकली बेंजीन जैसी है या सच में तुम बेंजीन हो? बेंजीन जैसे हो, मतलब बेंजीन तो नहीं हो, बेंजीन जैसे हो तुम लोग। आइए इनसे मिलने चलते हैं, बिकॉज एरोमेटिसिटी की 6 पहचान मैंने बताई थी। कौन कमेंट बॉक्स में लिख के बताएगा वो 6 पहचान क्या थी एरोमेटिसिटी की? फटाक से लिख के बताओ। मैंने मेरे लेक्चर में आपको एरोमेटिसिटी की 6 पहचान बताई थी, वो 6 पहचान लिख के बताइए। आप लिख के बताइए वो 6 पहचान, मैं कमेंट बॉक्स में सुनना चाह रहा हूं आपसे। वो 6 चीजें जो एरोमेटिसिटी के लिए मैंने बताया था कि लगभग वो 6 चीजों से हम समझते हैं कि वो एरोमेटिक है। इस नाम की इनऑर्गेनिक बेंजीन है, ऐसा कुछ है नहीं। डायाट्रॉपिक, यस, डायाट्रॉपिक करंट, बिल्कुल सही जवाब। दीक्षा एक तो डायाट्रॉपिक, साइक्लिक डिलोकलाइजेशन, यस यस। अब प्लेनर में हो गया साइक्लिक डिलोकलाइजेशन। नहीं, एरोमेटिसिटी की वास्तविक पहचान पूछ रहा हूं मैं, साइक्लिक डिलोकलाइजेशन नहीं पूछ रहा, वास्तविक पहचान पूछ रहा हूं, वास्तविक पहचान, वास्तविक। सो इट वाज नेचर्स कॉल, ठीक है। सो बेसिकली हम बात कर रहे थे उन 6 बातों की। सो ठीक है, दिखने में नजर आ रहा है कि भाई ये एरोमेटिक सिस्टम्स टाइप के हैं, होंगे। दिखने से हम मानेंगे नहीं ना चीजों को, दिखने से हम नहीं मानेंगे चीजों को। हम इन चीजों को हमारे उन 6 पैमानों पर
वो हमारे उन 6 पैमानों पर तोल के देखेंगे। अगर उन 6 पैमानों पर ये फिट बैठे तो हम देखेंगे कि भैया एरोमेटिक है, कमेंट करेंगे। इतना जल्दी तो कैसे ही कमेंट कर दें? उन 6 पैमानों पर बेंजीन तो कर चुकी है, बेंजीन तो अपने आप को सिद्ध कर चुकी है उन 6 पैमानों पर, जो एरोमेटिसिटी के लिए 6 पैमाने नॉर्मली हम मॉडर्न केमिस्ट्री में यूज करते हैं। ये तो कर, ये सब एडजेसेंट पी ऑर्बिटल फलाना ढिमकाना, राहुल सैनी, ये फर्जी बात है, ये फर्जी बात है राहुल सैनी, फर्जी बात है ना। पी ऑर्बिटल एडजेसेंट एडजेसेंट, इससे कुछ पता नहीं लगता है, इसे तो बिल्कुल ही कुछ पता नहीं लगता है कुछ भी, है ना। ये सब फर्जी बात है राहुल सैनी, ठीक है। तो 6 पॉइंट, पहला पॉइंट तो यस, डायामैग्नेटिक करंट। हमको डायामैग्नेटिक करंट चाहिए, वो मिलेगी तो हम बात करेंगे, उस पैमाने पे वो फिट होनी चाहिए डायामैग्नेटिक करंट। दूसरा, कंप्लीट साइक्लिक डीलोकलाइजेशन, साइक्लिक डीलोकलाइजेशन, ठीक है। इसको चेक किससे करेंगे? अच्छा, चेक करने का तरीका बता देता हूं, किसको चेक किससे करेंगे बता देता हूं। जिन पे बेंजीन खरी उतर चुकी है, ठीक है। सो इसको मैं मिटा दूं क्या? हाँ मिटा देता हूं, कोई बात नहीं, वहां लिख दिया था इसको। हम देखेंगे फॉस्फाजेंस को, यहां बना देता हूं, आगे बना देता हूं इसको, पी एन पी एन पी एन पी सी एल 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 नापेंगे हम इनको। हाँ, डायामैग्नेटिक करंट, एक तो हम पहला पैमाना तो देखेंगे भैया, डायामैग्नेटिक करंट का पैमाना। कैसे देखेंगे भाई डायामैग्नेटिक करंट का पैमाना? कैसे देखेंगे? सो डायामैग्नेटिक करंट का पैमाना हमारे पास चेक करने का है, एंड दैट इज 1H NMR। हमारे पास 1H NMR है, ठीक है। कोई जरूरी नहीं है सब में लगे, जैसे आप कहोगे सर P3N3Cl6 में तो लगेगा ही नहीं, हाइड्रोजन ही नहीं है तो तू 1H NMR कहां से लगा लेगा? इसकी अपनी लिमिटेशन है चेक करने की। तू कहेगा सर यहां कहां से आइसोट्रोपिक इफेक्ट देख लेगा, कहां से शील्डिंग डीशील्डिंग देख लेगा, प्रोटॉन तो है ही नहीं, मतलब कोई जरूरी नहीं कि सब में वैलिड। ओके, उसके लिए हमारे पास कोई दूसरे पैमाने चेक करने के। दूसरा जो पैमाना है जिससे हम चेक करते हैं एरोमेटिसिटी को, वो है कंप्लीट साइक्लिक डीलोकलाइजेशन। कंप्लीट साइक्लिक डीलोकलाइजेशन, इसके लिए हम ऑर्बिटल क्वांटम मेथड यूज करते हैं, लोकेलाइजेशन, है ना। और इसको हम ऑर्बिटल पिक्चर से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, ऑर्बिटल पिक्चर के बेस पे, ठीक है। सो इसको हम बेसिकली देखेंगे ऑर्बिटल कोफिशिएंट मेथड से कैसे देखते हैं, ठीक है। सो दैट वी विल सी बाय ऑर्बिटल पिक्चर। हम उसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की पिक्चर के थ्रू देखेंगे, वो बनाते हैं, ठीक है। बनाते कैसे वो आपके काम की बात नहीं है, उसके थ्रू देखेंगे, हम चेक करेंगे, वी विल सी इट बाय दैट। तीसरा काम है प्लेनरिटी, वो हम चेक कर चुके हैं, उस पर ये लोग खरे उतर रहे हैं। तीसरा काम है प्लेनरिटी, दैट वी हैव ऑलरेडी चेक्ड, ये चेक्ड है, है ना, इस पे ये खरे उतर चुके हैं। सो वो हम चेक कर चुके हैं, उसके बारे में हम चेक ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। चौथा काम है लगभग सारी बॉन्ड लेंथ सेम हो जानी चाहिए, मींस बॉन्ड लेंथ इक्वलाइजेशन। बॉन्ड लेंथ अनलेस की वहां पर कोई हेटेरो एटम ना हो, ठीक है, अनलेस की हेटेरो एटम ना हो, सिमेट्रिकल है तो बॉन्ड लेंथ, और ये तो सिमेट्रिकल नजर आ रहे हैं, बॉन्ड लेंथ इक्वलाइजेशन, ठीक है, वो ऑलमोस्ट इक्वल होनी चाहिए, ऑलमोस्ट इक्वल होनी चाहिए। अनलेस कोई हेटेरो एटम नहीं होना चाहिए, और या तो सारे हेटेरो है लेकिन वो तो सिमेट्रिकल है, ठीक है, ऑलमोस्ट इक्वल होनी चाहिए। उस पैमाने पे हम लोग खरा उतार के देखेंगे इसको। ये चौथा पैमाना, विल सी, ठीक है। एक पैमाने पे आज तक ही खड़े उतरे हैं, एक पैमाने, अकल पकल तो गया तेल लेने यार, अकल से कहां चेक करेंगे, अकल पकल तो गिनने भी मत लग जाना, वरना आपकी वाट लग जाएगी अकल से। तो अकल तो गया भैया, फोरन तो गया हम, और अकल तो वाकई में पैमाना होता भी नहीं है, वो तो ऑर्गेनिक में हमने बना रखा है, अकल तो ऑर्गेनिक में फेल हो जाता है, यहां कहां से होगा, ये पैमाने है। पांचवा इस केमिकल स्टेबिलिटी, ये स्टेबिलिटी केमिकल स्टेबिलिटी, इसके थ्रू चेक करेंगे भैया स्टेबिलिटी की क्या कहानी केमिकल। और छठा जो पैमाना है वो है बेंजीन लाइक रिएक्शंस, जिनको बोलते हैं एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, कि आप इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन देते हो कि नहीं देते हो, इस तरह की रिएक्शंस दिखाते हो कि नहीं दिखाते हो, यानी कि AR ऐसी टाइप की रिएक्शंस आपकी पहचान है। अक्सर सारे एरोमेटिक देते हैं, इट मींस आप कितने कंसर्न हो किसको लेके,
कितने कंसर्न हो किस चीज को लेके, अपनी एरोमेटिसिटी को लेके, मतलब कितना आप रिटेंशन ऑफ एरोमेटिसिटी में बिलीव करते हो, इसको कितना रखना चाहते हो। अगर कीमती होगी तो रखोगे, कीमती नहीं होगी तो आप ही खो दोगे इसको। आप रिटेंशन ऑफ एरोमेटिसिटी को लेके कितने कंसर्न हो, इसको लेके कितने कंसर्न हो, ये एक पैमाना है। सो ये 6 पैमानों पर हम लोग देखेंगे, क्योंकि इनऑर्गेनिक में सामान्यतः ये पैमाना हमारे काम नहीं आएगा, बिकॉज हर जगह हमें प्रोटॉन मिलेंगे नहीं, और इसलिए 1H NMR इनऑर्गेनिक में हमारे लिए काम नहीं आएगा। हम इसको यूज करके एरोमेटिसिटी के बारे में कमेंट करें, ठीक नहीं है वो कमेंट। भाकल भाकल तो वैसे ही निपट के देखो, उनकी तो बात ही मत करना, उनकी तो बात भी मत कर लेना। अगर बात करोगे तो तुम पागल हो जाओगे, ठीक है। अकल की डायमैग्नेटिक डायट्रोपी बताया था मैंने आपको, तो डायट्रोपिसिटी तो यहां बात नहीं करेंगे उसकी, डायट्रोपिक नेचर की तो आप चर्चा भी नहीं करेंगे, ठीक है यहाँ पे। अच्छा, कंप्लीट साइक्लिक इसकी चर्चा कर सकते हैं। इसके लिए हम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की पिक्चर्स बनाएंगे, अराउंड द एटम्स एक होमोजेनियस पिक्चर होनी चाहिए। अगर कंप्लीट साइक्लिक डिलोकलाइजेशन है तो हर एटम पर जो रिंग का है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक जैसी आनी चाहिए, लंपी नोट्स नहीं आने चाहिए, किसी के पास ज्यादा किसी के पास कम है। विल सी इट लेटर कि ये क्या कहता है। इस पैमाने पर हम मापेंगे इसको। फिर हम प्लेनरिटी के पैमाने पर ऑलरेडी चेक कर चुके हैं, सो ये पैमाना हमारा काम आएगा, इस पर हम चेक भी कर चुके हैं। ये पैमाना हमारे लिए, तो ये पैमाना हमारे काम का है, ये पैमाना हमारे इनऑर्गेनिक में काम का है, हम इस पे भी चेक कर चुके हैं, ठीक है। तो हम देखेंगे कि सिर्फ बुलावा ही है कि वाकई में कुछ दम भी है इनमें, ठीक है। बॉन्ड लेंथ इक्वलाइजेशन, इसको तो पक्का ही देख सकते हैं, क्योंकि बॉन्ड लेंथ तो पक्का ही मेजर की जा सकती है, तो इसको तो कंफर्म ही हम लोग देख सकते हैं, आराम से देख सकते हैं। देख हम केमिकल स्टेबिलिटी को भी सकते हैं कि भैया कितने स्टेबल है ये लोग, कितने केमिकल, थर्मोडायनेमिक नहीं, थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी कोई मायने नहीं रखेगी। ध्यान रखना, थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी कोई पैमाना ही नहीं है एरोमेटिसिटी का। थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी कोई पैमाना नहीं है एरोमेटिसिटी का, ठीक है। अच्छा, अंतिम कहानी जरा चेक करके देखेंगे कि वो ARSC देते हैं कि नहीं देते। अगर इन 5 पैमानों पे खड़े उतरे वो लोग तो हम कहेंगे भैया ट्रू एरोमेटिक है, और नहीं तो कहेंगे बस झांसा ही दिया था, काय के ट्रू एरोमेटिक है, यूं ही बस छलावा था, मिजनोमर था, कोई था नहीं कहानी, है ना। यूं ही फेक स्टोरी चल रही थी, लग रहा था वैसा है पर ऐसा था नहीं, छलावा था, मिराज था, है ना, मिजनोमर था। मिजनोमर मतलब लग जाता है कई बार पर वो होता नहीं है, वैसा था कुछ। सो इन 5 बिंदुओं पे हम नापेंगे। हम डायमैग्नेटिक करंट को इस सब की चर्चा यार नहीं करेंगे, ठीक है, डायट्रोपिसिटी की चर्चा नहीं करेंगे। आइए चर्चाएं आम शुरू करता हूं। पहला कंपाउंड दैट्स बोराजीन, मिराज, यस। आइए हम बोराजीन की चर्चा करते हैं। पहले बोराजीन को पढ़ते हैं और फिर बोराजीन को समझते भी हैं। सो फर्स्ट कंपाउंड पढ़ रहे हैं हम लोग बोराजीन। कितना इंपॉर्टेंट है, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। नेट, गेट, UPSC सबके लिए इंपॉर्टेंट है बोराजीन। मैं तो कह रहा हूं बेहद इंपॉर्टेंट है सबके लिए बोराजीन। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है B3N3H6। स्ट्रक्चर कैसी है? स्ट्रक्चर है प्लेनर, कोई दो राय नहीं, देख चुके हैं हम इसको, प्लेनर है। हाइब्रिडाइजेशन क्या है? ऑल sp2s है, अभी बना लेते हैं 1 सेकंड में, सारे sp2s है। अब थोड़ा जल्दीबाजी करते हैं अपन, थोड़ा जल्दी खेलों को निपटाते हैं, क्योंकि कहानी समझ चुके हैं, अब कंक्लूड बाद में कर लेंगे। अब कहानी को निपटाते हैं। ये बोरोन H था तो sp3 नाइट्रोजन, परंतु लोन पेयर चला गया तो माफी चाहेगा नाइट्रोजन आपसे और कहेगा कि रूट की लाइनें व्यस्त हैं, इसलिए मैं भी प्लेनर हो गया। सो दिस रिंग इज प्लेनर and every atom is planar and everybody is sp2 hybridized. Okay, so this is sp2 hybridized and so is this sp2 hybridized. बहुत बढ़िया मामला है। अच्छा, क्या कौन से टाइप के बॉन्ड है याद रखना, या 2p पाई नॉन कन्वेंशनल, 2p पाई नॉन कन्वेंशनल बॉन्डिंग है। नॉन कन्वेंशनल से मेरा मतलब, अनकन्वेंशनल से मेरा मतलब बैक बॉन्डिंग है। ये बैक बॉन्ड्स है 2p पाई जो बॉन्ड्स है, ये नॉर्मल कन्वेंशनल पाई बॉन्डिंग्स नहीं है। यस, ये बात हमको पल्ले पड़ गई। आइए अब हम
कुछ बहुत सारी बातों के बारे में धीरे धीरे चर्चा करें। सबसे पहले मैं इसका एक कोवलेंट स्ट्रक्चर बनाना चाहता हूं, क्योंकि यहीं से बहुत सारे भ्रम पैदा होंगे। कोवलेंट स्ट्रक्चर बनाई मैंने इसकी, दिस इज कोवलेंट स्ट्रक्चर। यहीं से कई सारे भ्रम पैदा होंगे। पहला भ्रम, जब भी हम किसी कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कोवलेंट बनाते हैं तो हम ऐसे लिखते हैं, जहां से गया वहां प्लस, जहां गया वहां माइनस। वो अलग बात है, ये फॉर्मल चार्ज है, और रियल चार्ज ऐसा हो भी सकता और ऐसा नहीं भी हो सकता। इट मींस अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिखूं तो ये इसकी गलत स्ट्रक्चर हो जाएगी, ये इसकी करेक्ट स्ट्रक्चर नहीं होगी, बिकॉज ये आपको बहुत बड़ा भ्रम, इल्यूजन पैदा करेगी। अगर आप ये सोच रहे हैं कि नाइट्रोजन पर प्लस, बोरोन पर माइनस, इस पर प्लस, इस पर माइनस, इस पर प्लस और इस पर माइनस दिखाएंगे, तो आपने बहुत बड़ा भ्रम पैदा कर लिया, बिकॉज एक्चुअल में ये जो स्ट्रक्चर बनी ये करेक्ट नहीं है, एकदम करेक्ट नहीं है। आप कहोगे सर मैंने तो कोई गलती ही नहीं करी, ऐसे तो बनाते ही है सर, ऐसे तो बिल्कुल बनाते हैं। यस बनाते हैं, परंतु ये स्ट्रक्चर आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर सकती है, क्योंकि इन स्ट्रक्चर्स के अकॉर्डिंग बोरोन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मौजूद है और नाइट्रोजन डेफिशिएंट है, और सच एकदम इसका उल्टा है। इट मींस ये करेक्ट रिप्रेजेंट नहीं कर, नॉट करेक्ट स्ट्रक्चर है, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज को सही से रिप्रेजेंट नहीं करेगी। पहली बात, कैसे नहीं करेगी, विल सी इट लेटर, बट ऐसा दिखता है कि नहीं करेगी। आइए एक्चुअलिटी इसकी बॉन्डिंग की क्या है वो मैं समझाता हूं। अगर सत्य देखा जाए, ये असत्य है, ये जो मैंने बनाया ये असत्य है, हालांकि गलत नहीं है, केमिकली गलत नहीं है, ये लुईस स्ट्रक्चर गलत नहीं है, ये स्ट्रक्चर गलत नहीं है, बस ये सही रिप्रेजेंट नहीं करी। स्ट्रक्चर तो ठीक है, स्ट्रक्चर में कोई बुराई नहीं है, बट ये उसकी प्रॉपर्टीज को सही एक्सप्लेन नहीं करेगी। ये छलावा है एक तरह का। कैसे छलावा है मैं बता देता हूं आपको। एक्चुअल में नाइट्रोजन और बोरोन की जो बॉन्डिंग हो रही है उसको समझते हैं, उससे आपको कहानियां समझ में आएंगी। एक्चुअल में जो बोरोन नाइट्रोजन की बॉन्डिंग है उसमें आपको पता है कि ये एक पोलर सिग्मा बॉन्ड है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और पोलर सिग्मा बॉन्ड होने की वजह है दरअसल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, और वो किस किस के बीच, बोरोन और नाइट्रोजन के बीच वो जीरो नहीं है, इसीलिए पोलर है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेसिकली नाइट्रोजन की ज्यादा है और बोरोन की कम है। बिल्कुल ठीक है, इस वजह से एक पोलर बॉन्ड है, और पोलरिटी की वजह से नाइट्रोजन सिग्मा के थ्रू गजब विड्रॉ कर रहा है, कमाल विड्रॉ कर रहा है, कमाल, बेमिसाल विड्रॉ कर रहा है, बेमिसाल। पलट के ऐसा अगर वो करेगा तो उस पर डेफिनेटली माइनस आ रहा है और डेफिनेटली इस पर प्लस आ रहा है, इस सिग्मा विड्रॉल की वजह से। पर क्या अकेली ये बॉन्डिंग हो रही है? नहीं, इसके बाद नाइट्रोजन एक और बॉन्डिंग कर रहा है इसके साथ, और वो बॉन्डिंग है दरअसल 2p पाई बैक बॉन्डिंग। दैट इज ए 2p पाई बैक बॉन्डिंग। सॉरी, ये भरा हुआ कैसे बना दिया, ये तो खाली होगा। 2p पाई बोरोन के पास वेकेंट ऑर्बिटल है, 2p पाई बैक बॉन्डिंग यहां पर हो रही है। इट्स लाइक दिस, ये बॉन्ड और बन रहा है। दैट्स बैक कोऑर्डिनेट इज पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड, राइट? बैक बॉन्ड या इट्स ए पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड, दैट्स बैक बॉन्ड। याद रखना ये बहुत कम नाइट्रोजन के उन सवालों में से है, उन कंपाउंडों में से है, उन स्टोरीज में से है जिसमें नाइट्रोजन की प्लस एम टेंडेंसी या डोनेटिंग टेंडेंसी उसकी विड्रॉल टेंडेंसी पर भारी नहीं पड़ती, और उसकी विड्रॉल टेंडेंसी उसकी डोनेटिंग पर भारी पड़ जाती है। ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है केमिस्ट्री की। ऐसा हर जगह नहीं मिलता केमिस्ट्री में, ऐसा हर जगह नहीं मिलता हर जगह नहीं मिलता। बोले तो अगर मुझसे कोई कहे कि CH2 प्लस NR2, अगर कोई मुझसे ये कहे, ऐसा कोई कहे कि जरा बताना इसमें ये नेट डोनेट करेगा
या नेट विड्रॉ करेगा, ये इसको स्टेबलाइज करेगा कि डिस्टेबलाइज? मैं कहूंगा यस, ये इससे विड्रॉ करेगा और यस, ये इससे डोनेट करेगा। लेकिन यहां ये वाली टेंडेंसी इसकी बहुत भारी है, इसलिए अल्टीमेटली ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की तरह काम करता है, ईडीजी की तरह काम करता है, ईडीजी की काम की तरह काम करता है, अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की तरह काम करता है। उसकी वजह है ये कार्बकैटायन से क्या ही विड्रॉ कर लेगा, क्योंकि यह कार्बकैटायन डेफिशिएंट है, उससे क्या ही विड्रॉ कर लेगा ये, उसकी तो वैसे भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ चुकी है। इट मींस यहां पर ये जो हो रहा है ये ना के बराबर है, ये वाला खेल, ये वाला खेल यहां ना के बराबर है, नेग्लिजिबल, सिग्मा के थ्रू जो विड्रॉल हो रहा है ना के बराबर है, असल खेल इसी के थ्रू चल रहा है। इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है और ये कार्बकैटायन को गजब स्टेबलाइज करते हैं, गजब स्टेबलाइज करते हैं। पर क्या बोरोन में ऐसा ही कर पाएंगे? ना ना ना, बोरोन के खेल में ऐसा नहीं होगा। बोरोन के खेल में यहां से जो डोनेट करेगा ये पुअर होगा और ये विड्रॉ करेगा ये लार्जर होगा। ऐसी स्टोरी में होगा क्या, दरअसल इसकी वजह से माइनस आया, इसकी वजह से डेल्टा प्लस आएगा देने से हल्का, इसकी वजह से प्लस आया, इसके लेने की वजह से डेल्टा माइनस आएगा, और डेल्टा का मैग्नीट्यूड डेल्टा माइनस से काफी ज्यादा है, काफी ज्यादा है, काफी ज्यादा है। इंडक्टिव डोमिनेट कर रहे हैं यहां पर, और अगर इंडक्टिव डोमिनेट कर रहे हैं तो नेट स्टोरी ये नहीं होगी, ये करेक्ट स्टोरी नहीं कहेगा, करेक्ट स्टोरी मैं कहूंगा। करेक्ट स्टोरी विल बी लाइक दिस। अगर आप सच का सामना करने के लिए तैयार हैं तो सच का सामना कुछ इस तरह का है कि इन पर नेट माइनस है और इन पर नेट प्लस है। कमाल हो गया, बेमिसाल हो गया, गजब हो गया, कमाल हो गया। इट मींस सच का सामना अगर आप करेंगे तो आपको पता लगेगा एक्चुअल में कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। इस बैक बॉन्डिंग से जो था ना वो यू का यू मौजूद है, जो भी था वो यू का यू मौजूद है। जो भी था से मेरा मतलब नाइट्रोजन सामान्यतया डोनर ही थे, हुआ करते थे, तो ये डोनर साइट स्टिल मौजूद है, ये डोनर साइट कहीं गायब नहीं हुई है, स्टिल ये डोनर साइट है, स्टिल भले ही बैकबॉन्ड बने होंगे, भले ही बैकबॉन्ड बनने दे, उनसे क्या मतलब, भले ही बैकबॉन्ड बनेंगे स्टिल डोनर साइट नाइट्रोजन ही है। यहीं पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है और स्टिल एक्सेप्टर साइट यही है। इट मींस क्या हुआ रे, इस बैक बॉन्डिंग से होना करना कुछ नहीं था, छलावा था, थोड़ी देर का भ्रम था, होना करना कुछ नहीं। अल्टीमेटली बॉन्ड पोलैरिटी जैसे हुआ करती थी, नाइट्रोजन सनातन काल से वैसा ही छुआ करता था, डोनर वो आज भी डोनर ही है, और बोरोन सनातन काल से एक्सेप्टर हुआ करता था, वो आज भी एक्सेप्टर ही है। कुछ खास हुआ नहीं है खेल। कितने लोगों को समझ में आ गया ये खेल, बताइए। तो इस पूरी कहानी की जड़ ये है, मैं तो ना बेचारा ना समझ बालक सिर्फ ये चेक करने गया था कि इसमें एरोमेटिसिटी है कि नहीं, ठीक है। मैं तो मेरे वो 6 पैरामीटर में से 5 ही लगेगा, एक का तो हमने हटा दिया। मैं तो मेरे उन 5 पैरामीटर्स पे इसको देखने गया था कि इसमें कंप्लीट डीलोकलाइजेशन है कि नहीं, और कंप्लीट डीलोकलाइजेशन चेक करना चाहता था मैं, कंप्लीट साइक्लिक डीलोकलाइजेशन है या नहीं, डीलोकलाइजेशन है या नहीं, यस और नो, ये देखने गया था मैं, पता करने हैं। और मैंने उसके लिए ऑर्बिटल पिक्चर्स बनाई। मैं सोच रहा था यार ये इधर भी घूम रहा है, इधर भी घूम रहा है, तो मेरे को लग रहा था कि या तो ये कंप्लीट डीलोकलाइजेशन होगा, और अगर कंप्लीट डीलोकलाइजेशन हुआ
तो ऐसे केस में तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सब पे बराबर होगी, मींस इन पर कोई खास चार्ज नहीं मिलना चाहिए। अगर कंप्लीट डिलोकलाइजेशन हो जाता तो बेंजीन की तरह इन एटमों पे कोई चार्ज नहीं मिलना चाहिए था। मुझे ये एटम जो है वो लगभग न्यूट्रल मिलने चाहिए, मुझे लगना चाहिए था कि सब लगभग एक जैसे हो चुके हैं भैया। एक बात और दूसरी बात, अगर ज्यादा चार्ज मिलता भी तो मुझे लग रहा था यहां पॉजिटिव या नेगेटिव मिलेगा, बिकॉज ये तो दे ही चुका है, हम तुम्हें दे चुके हैं सनम, ऐसा बोल रहा था नाइट्रोजन मुझे। तब मैंने इसकी ऑर्बिटल पिक्चर्स देखी जाके, जब मैंने देखी तो बस मैं देखता ही रह गया। तो हम बेंजीन का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखने गए, है ना, और बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देख के हमें क्या नजर आया? हमें नजर आया कि बेंजीन पे जितने भी एटम्स हैं, जितने भी कार्बन हैं, उन सारे कार्बन एटम्स पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक जैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। देखो एकदम सिमेट्रिकल पिक्चर है, एकदम सिमेट्रिकल पिक्चर है। हर एटम पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एकदम सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये देखने गया था और मैं सोच रहा था ऐसा कुछ मिलना चाहिए। अगर ऐसा मिलता है तो कंप्लीट साइक्लिक डिलोकलाइजेशन है। ये बेंजीन है, ये बेंजीन है। ऐसा कुछ मिलता है तो एक कंप्लीट साइक्लिक डिलोकलाइजेशन है। ठीक है, कंप्लीट साइक्लिक डिलोकलाइजेशन है। ये हम ढूंढने गए थे, दरअसल ऐसा ढूंढ रहा था मैं, ये ढूंढ रहा था। पर जब मैं इससे मिलने गया मैं पागल ही हो गया, एकदम पागल हो गया मैं। देखिए एकदम पागल हो गया मैं। जब आप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बात करेंगे तो मोस्टली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपको नाइट्रोजन के अराउंड मिलेगी, बोरोन के अराउंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलेगी नहीं। मींस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो एकदम अलग डिस्ट्रीब्यूशन है। और इससे हमें एक और बात समझ में आई, मोस्टली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन पे लाई कर रही है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादातर नाइट्रोजन पे लाई कर रही है। साफ साफ बताता है कि वहां अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, इट मींस ये जो मैंने कंक्लूजन ड्रॉ की। अच्छा, इसे दो बातें समझ में आई। इसे एक बात तो ये समझ में आई, अगर B3N3H6 की बात की जाए तो उसमें कंप्लीट साइक्लिक डिलोकलाइजेशन नहीं है, नॉट कंप्लीट साइक्लिक डिलोकलाइजेशन। इसका मतलब एरोमेटिसिटी के मामले में एक चीज में फेल हो चुका है, ध्यान रखना, नॉट कंप्लीट साइक्लिक डिलोकलाइजेशन। साइक्लिक डिलोकलाइजेशन है नहीं इनमें, और इसको हम कह सकते हैं, इस मींस डिलोकलाइजेशन तो है, पार्शियल लोकलाइज्ड और पार्शियल डिलोकलाइजेशन। इट मींस इसमें पार्शियल डिलोकलाइजेशन है, डिलोकलाइजेशन है, और पार्शियल लोकलाइजेशन है, पार्शियल लोकलाइजेशन है, पार्शियल लोकलाइजेशन। और पार्शियल लोकलाइजेशन भी कहा है, पार्शियली लोकलाइज्ड, लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। और कहां पर, कहां पर, कहां पर लोकलाइज्ड? पार्शियली लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और वो भी कहा, ऑन नाइट्रोजन। नाइट्रोजन पे पार्शियली लोकलाइज्ड है। इट मींस ज्यादा लोकलाइज्ड अगर यहां है तो मेरे ये कंक्लूजन जो मैंने ड्रॉ किए वो सब सत्य हैं। मेरे जो कंक्लूजन मैंने ड्रॉ किए वो सब सत्य है। इस फोटो से मुझे नजर आ रहा है कि मैंने जो कंक्लूजन्स ड्रॉ किए ये सारे कंक्लूजन मेरे सत्य कंक्लूजन है, सत्य कंक्लूजन है। ये वाली मेरी चीज सब सत्य है, क्योंकि हमें पता लग गया लंपी नोड्स के थ्रू की यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है, सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां है। इस तरह से हम कह सकते हैं नाइट्रोजन पे जो नोड्स हैं लंपी नोड्स हैं, लंपी, ऐसे छोटा, ऐसे छोटा, ऐसे छोटा। इट मींस इसमें जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, लंपी नोड्स हैं, लंपी, लंपी है। किस तरह से है? लंपी। अच्छा, वो आपने बोला झूलते हुए, एक जगह ज्यादा दूसरी जगह कम, लंपी नोड्स है। ठीक है, सो ये लंपी नोड्स ने हमें सिखाया, इन लंपी नोड्स ने हमें सिखाया कि किस तरह की स्टोरी है इस पूरी बोराजीन की। मेरे ख्याल से हम कुछ और ढूंढने गए थे,
कुछ और मिल गया हमें, आप समझ गए होंगे। चलिए, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के डिस्ट्रीब्यूशन पे तो हमने एरोमेटिसिटी इसमें पाई नहीं अभी, बिकॉज कंप्लीट साइक्लिक डिलोकलाइजेशन तो हमें मिला नहीं, कंप्लीट साइक्लिक डिलोकलाइजेशन तो हमें मिला नहीं। चलो, कुछ और मिल गया उस बहाने से, हमें यह मिल गया कि नाइट्रोजन पर लोकलाइज्ड क्लाउड है, लाइक नाइट्रोजन पर लोकलाइज्ड क्लाउड है। ये आपको समझ में आ गया होगा। यस, यस, नाइट्रोजन पर कुछ ज्यादा ही इन्होंने ऐड कर दी स्लाइड, नाइट्रोजन पर लोकलाइज्ड क्लाउड है। कल हम इसको सीक्वेंस से देखेंगे। सो ये गॉट इट, सो यू गॉट इट बोलो बेटा जी। ये सारी स्टोरी आपको समझ में आ गई, पक्का कंफर्म समझ में आ गई। और स्टोरीज भी देखेंगे हम, और स्टोरीज भी देखेंगे, और पैमानों पे भी नापेंगे। पहले पैमाने पे तो समझ में नहीं आया, खेल पहले पैमाने पे तो बैठा नहीं। आइए हम दूसरे पैमाने पे नाप के देखते हैं। लेट्स मेजर ऑन द सेकंड पैमाना। साइक्लिक डिलोकलाइजेशन पे तो मामला नहीं बना, अब हम दूसरे पैमाने पे नापने के लिए जा रहे हैं। बॉन्ड इसके पोलर मिल गए हमको, पोलर बॉन्ड्स मिल गए गारंटी से। नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, पोलर बॉन्ड्स मिल गए हमको, पोलर बॉन्ड्स। डोनर एक्सेप्टर साइट रिटेन्स है। बोरोन अभी भी तैयार है, आप उसको कुछ दोगे रेडी बैठा रहेगा। अच्छा, ये साइट रिटेन होने का क्या मतलब है? अच्छा, ये साइट रिटेन है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है अगर कोई लेने वाला आएगा, लुईस एसिड कोई लेने वाला आएगा तो नाइट्रोजन दे देगा, कहेगा वो तो झूठ बाटे में हो रहा है, तू लेना। और अगर कोई देने, लुईस एसिड, और अगर कोई देने वाला आएगा तो बोरोन कहेगा तू देना, वो तो झूठ बाटे में दे रहा है। इट मीन्स स्टिल ये लुईस एसिड और लुईस बेस बरकरार है। अरे यार, बरकरार ही है तो क्या इंटरेक्शन हुआ है उनमें? जब वो बरकरार ही है तो इंटरेक्शन क्या हुआ है उसमें यार? इंटरेक्शन क्या हुआ है? स्टिल तैयार है। कोई भी आएगा नाइट्रोजन से, ए देगा क्या? हाँ देगा, देगा, लेना लेना ले, लाइन पे ले, बोलो लेगा क्या? लेगा ना, लेगा ना। वो कहेगा तू तो लेगा, अरे वो तो वैसे ही ले रहा है, टाइम पास ले रहा हूं तो यार, वो तो ऐसे ही टाइम पास है, तू दे मेरे को, तू दे। स्टिल रिटेन है ये सारी की सारी स्टोरी। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। दूसरे पैमाने पर नापते हैं बॉन्ड लेंथ का पैमाना। क्या कहता है बॉन्ड लेंथ का पैमाना? बॉन्ड लेंथ का पैमाना कहता है कि ऑलमोस्ट ये सारी बॉन्ड लेंथ सेम, और वो तो वैसे भी होनी थी, ऑलमोस्ट ये सारी जो बॉन्ड लेंथ है वो सेम है। इट मींस इसका मतलब ये पैमाने पे तो ठीक चला, ऑलमोस्ट इक्वल बॉन्ड लेंथ, और ये तो वैसे भी होनी ही थी बिकॉज सारे बॉन्ड तो सेम ही है, तो ठीक है, ठीक है। ये आपकी कहानी फिट बैठी। एक पैरामीटर में फेल हुआ, एक पैरामीटर में पास हो गया, एक पैरामीटर में फेल हुआ, एक पैरामीटर में पास हो गया। लगे हाथ, जरा बॉन्ड एंगल्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। जब बात कर ही निकल रहे हैं, जब बात करने निकल ही गए हैं तो जरा बॉन्ड एंगल्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। अगर बॉन्ड एंगल्स की बात करें तो वैसे बेंजीन की अगर बात करें, इसके एनालॉगस जिससे तुलनाएं करने जा रहे हैं इसकी, तो बेंजीन के तो सारे बॉन्ड एंगल 120 डिग्री है ना, वहां तो बहुत बढ़िया 120 डिग्री मजे हैं। क्या यहां भी सारे एंगल 120 डिग्री है क्या? क्या यहां भी सारे एंगल 120 डिग्री है क्या? क्या यहां भी बीएनबी और एनबीएन एंगल 120 डिग्री है क्या? आइए जरा चेक करते हैं, आइए जरा मेजर करते हैं बॉन्ड एंगल्स। अपने पास तो मेजर करने का मामला है ना, आइए जरा मेजर करते हैं। मेजर करने पे पता लगा नहीं, बोरोन के अराउंड बॉन्ड एंगल 117 डिग्री है और नाइट्रोजन के अराउंड 100। हालांकि इसका एरोमेटिसिटी से कोई संबंध नहीं है, फिर भी चलो बॉन्ड एंगल की चर्चा तो कर ही ली। इट मींस इस पे बॉन्ड एंगल डिफरेंट है, तो ये बात भी 117 और 122 की हमें पता होना चाहिए। बोरोन के अराउंड जो बॉन्ड एंगल है ये लगभग 117.1 डिग्री के आसपास, और ये लगभग 122.9 डिग्री के आसपास। इट मींस ये बॉन्ड एंगल वाली स्टोरी। हालांकि खैर इसका एरोमेटिसिटी से कोई संबंध नहीं था बिकॉज हमारे पैरामीटर्स में था नहीं कहीं, पर भी चलो बॉन्ड लेंथ की चर्चा करी थी तो बॉन्ड एंगल की भी चर्चा करी ही ली। बॉन्ड लेंथ की चर्चा करी थी तो बॉन्ड एंगल की भी चर्चा करी ही ली हमने, बॉन्ड एंगल की भी चर्चा करी ही ली। आइए चर्चाओं को और आगे बढ़ाते हैं, चर्चाओं को और आगे बढ़ाते हैं और आगे समझते हैं। लेकिन अब जो चर्चाएं बची हैं, प्लेनरिटी पे हम चेक कर चुके, एक में पास हो गया। साइक्लिक डिलोकलाइजेशन ना
उतना है नहीं मामला, बॉन्ड लेंथ ठीक ठाक मामला है, एक हमको देखना ही नहीं है, बचे दो, और दोनों का मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज से है। जब तक हम रिएक्शंस नहीं देखेंगे हम कैसे कहेंगे कि वो केमिकली स्टेबल है या अनस्टेबल है, और वो एआरएसई देता है या एआरएसई नहीं देता, चेक करेंगे इसको, और फिर बेंजीन के साथ चेक भी करेंगे, तुलना भी करेंगे, और फिर लोगों के मुंह पे तमाचा भी मारेंगे कि उसको इनऑर्गेनिक बेंजीन लोग क्यों कहते फिरते हैं। आइए वो भी हम चर्चाएं करेंगे। चर्चाओं के लिए अब थोड़ा सा धीरे रुकना पड़ेगा, बिकॉज बाकी दो चर्चाएं अब रिएक्शन से संबंधित हैं, और रिएक्शंस की चर्चाओं के लिए हमें थोड़ा इसके बारे में और पढ़ना पड़ेगा। तो अब मैं इसको बनाना सिखा रहा हूं, मैं थोड़ा प्रिपरेशन की बात करेंगे, फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, और तब बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज की, और अंत में निर्णय सुनाएंगे कि ये क्या रहा। आइए जरा चर्चाएं आगे बढ़ाते हैं। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, बनाने के तरीके, प्रिपरेशन की बात चल रही है, प्रिपरेशन की, बिकॉज बाकी जो दो पैमाने हैं उनको समझने के लिए आपको मालूम ही है मैंने क्या कहा, उन पैमानों को समझने के लिए केमिकल रिएक्शंस की बात होगी, और केमिकल रिएक्शन से पहले हमें बनाना तो पड़ेगा, एक बार बना तो लें फिर तो रिएक्शन करवाएंगे। पहला तरीका, दो मेथड हैं इसके बनाने के, पहला लेस एफिशिएंट मेथड, जो उतना एफिशिएंट मेथड नहीं है, ठीक है, और दूसरा मोर एफिशिएंट मेथड। दोनों को समझ लेते हैं, ये लेस एफिशिएंट मेथड क्या है और मोर एफिशिएंट मेथड क्या है। अच्छा, वो लेस एफिशिएंट क्यों है और मोर एफिशिएंट क्यों है, दोनों पे मैं चर्चा कर लूंगा आराम से। लेस एफिशिएंट तो बहुत आसान है, इसकी चर्चा आगे भी करूंगा। जब डाइबोरिन की रिएक्शन करवाते हैं अमोनिया से, हेट्रोलाइटिक क्लीवेज होती है, आगे हम देखेंगे। ऐसे केसेस में आयनिक करैक्टर्स यूटिलाइज किए हमने B2S6 के, होल ट्वाइस इस तरह का एक कॉम्प्लेक्स बनता है, BH4 माइनस +1 होगा, -1 +1 एक कॉम्प्लेक्स बनता है। इसको जब हम हीट करते हैं, बस यही लफड़ा है, ये कंट्रोल्ड हीटिंग होनी चाहिए। इसको जब हीट करते हैं तो हमें मिलती है B3N3H6। लफड़ा ये है, अगर ये हीटिंग इधरिच या उधरिच हो गई तो बहुत सारे पाइरोलाइटिक प्रोडक्ट मिल सकते हैं, बहुत सारे पाइरोलाइटिक प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं। कुछ ज्यादा ही तगड़ी कर दी तो ये खुद ही पाइरोलाइज कर जाता है, टूट जाता है। इसीलिए इधर उधर की हीटिंग से बहुत लफड़े हो सकते हैं, इसीलिए कंट्रोल्ड हीटिंग्स की बात की जाती है। और जहां जहां कंट्रोल्ड हीटिंग की बात की जाएगी वो सब मेरे हिसाब से फर्जी मेथड है। मैं इसका टेम्परेचर पढ़ाऊंगा जब हीटिंग इफेक्ट पढ़ा रहा हूं, इसके हीटिंग इफेक्ट में इसके टेम्परेचर में आपको पढ़ाऊंगा। कंट्रोल हीटिंग इज हीटिंग, उसमें क्या ही कंट्रोल और क्या ही अनकंट्रोल, इसीलिए इट्स नॉट अ गुड मेथड, इट्स ए लेस एफिशिएंट मेथड। ये उतना बढ़िया एफिशिएंट मेथड है नहीं जनाब। कैसे होता है वो आप बहुत भली भांति जानते हैं, आपको भली भांति पता होगा कैसे होता है। बोलो, आप जानते ही होंगे, बचपन से पढ़ते आए हैं। B2S6 है, उसको क्लीवेज कराएंगे, और क्लीवेज कराते वक्त अपन सॉफ्ट हार्ड इंटरेक्शंस की चर्चा करते हैं, आयोनिक वर्सेस कोवलेंट इंटरेक्शन की चर्चा करते हैं, लुईस एसिड बेस इंटरेक्शन की चर्चा करते हैं, करेंगे ये चर्चा। अगर अमोनिया से हम कराएंगे तो हार्ड इंटरेक्शंस या आयनिक इंटरेक्शन विल डोमिनेट, रिएक्शन विल बी ऑन इलेक्ट्रोस्टैटिक कंट्रोल होगी, और इलेक्ट्रोस्टैटिक कंट्रोल में हेट्रोलाइटिक फिजन होता है, वो हम चर्चा कर लेंगे आगे। दिस इज हेट्रोलाइटिक फिजन, हेट्रोलाइटिक फिजन होता है, उसकी चर्चा हम लोग आगे कर लेंगे। और इस हेट्रोलाइटिक फिजन के होने से BH4 माइनस यहां से मिल जाएगा, BH4 माइनस और BH2 कॉम्प्लेक्सेशन रिएक्शंस कहते हैं इनको, NH3 का होल ट्वाइस प्लस बन जाता है, जिसकी हीटिंग करवा लेते हैं, दैट विल बी डिस्कस्ड इन हीटिंग इफेक्ट्स। करवाएंगे तो B3N3H6,
ये वाला कंपाउंड। टेम्परेचर की चर्चा हम करेंगे, पाइरोलिसिस एक टॉपिक ही पढ़ेंगे इनका, तब हम इसकी चर्चा आराम से कर लेंगे। सो ये बहुत ही घटिया मेथड है, वैसे भी हम इसको पाइरोलिसिस ही नहीं पता संजना बोला है, लिटरली पाइरोलिसिस नहीं पढ़ा, पूरी ऑर्गेनिक पढ़ डाली, पाइरोलिसिस नहीं पढ़ा आपने। ऐसा हो गया, कैसे हो गया ऐसा? पढ़ेंगे क्या होता है पाइरोलिटिक प्रोडक्ट्स, विल डिस्कस, हीटिंग इफेक्ट्स में पढ़ेंगे, ठीक है। चर्चा करें, आगे बढ़े। यस जसमीत, एब्सोल्युटली, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, अनवांटेड ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड जसमीत, दैट्स नॉट अनडिजायर्ड ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, पैरालिसिस इज अनकंट्रोल्ड ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड। बिल्कुल सही बोला जसमीत कौर। ओके, सो आगे बढ़ते हैं कहानी। मोर एफिशिएंट मेथड्स क्या है, आइए लेट्स डिस्कस मोर एफिशिएंट मेथड्स। ये काम की बात है, और इससे एक और इंपॉर्टेंट चीज है, मोर एफिशिएंट मेथड दो वजह से है ये, ठीक है, दो वजह से। पहला एक तो ये बनाने का बढ़िया तरीका है, गुड वे टू फॉर्म बोराजीन, और नाकिल बोराजीन बनाने का बढ़िया तरीका है, बल्कि अ वे टू फॉर्म, बस इसी से ये तरीका है, ए वे टू फॉर्म बेसिकली सब्स्टिट्यूटेड बी सब्स्टिट्यूटेड और एन सब्स्टिट्यूटेड बोराजीन। इसीलिए ये काफी बढ़िया, इनफैक्ट मैं तो कहूंगा बहुत बढ़िया, इनफैक्ट काफी ज्यादा बढ़िया तरीके हैं एफिशिएंट मेथड बनाने के। दो मेथड है, NH4Cl की ट्रीटमेंट के साथ करवाते हैं दोनों मेथड्स को, पढ़ा होगा आपने। यस, NH4Cl की रिएक्शन करवाएं BCl3 के साथ। When NH4Cl is treated with the BCl3, this is a very important reaction. You will get a Cl3, B3 and 3H3. This is very important compound. मैं आपको बताऊंगा बहुत कंपाउंड काम का है, बहुत ज्यादा कंपाउंड काम का है, और इसके रिडक्शंस करवा लें। अगर हम इसके रिडक्शन, लेकिन रिड्यूसिंग एजेंट NaHLIH नहीं ले सकते, याद रखना, कंट्रोल्ड रिड्यूसिंग एजेंट लेने पड़ेंगे, लाइक NaBH4। कई लोग यहां लिख देते हैं LiH NaH, मत ले लेना, अनकंट्रोल्ड हो जाएगा। ऑर्गेनिक वाले जानते हैं इस कहानी को, सो प्लीज लीव दैट। अगर हम इसको रिड्यूस करवा, सॉरी N3H3, माफी चाहूंगा, एंड यू विल गेट द H3B3N3H3, इसी को बोलते हैं B3N3H6 या बोराजीन। कैसा होता है ये कंपाउंड? इट्स लाइक दिस, BN, इस तरह का होता है कंपाउंड, राइट। क्लोरीन सब्स्टिट्यूटेड होती है बोरोन पर, इट्स लाइक दिस, और हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूटेड होते हैं आपके कहां पर? नाइट्रोजन पर, लाइक दिस। ऐसा होता है ये कंपाउंड, इट्स लाइक दिस, ठीक है, ऐसा होता है ये कंपाउंड। और जब इसको हम रिड्यूस करवा लेंगे, सो ये वाले टर्मिनल तो ऑलरेडी रिड्यूस टर्मिनल्स है, नाइट्रोजन तो हाइड्रोजन जुड़ी हुई है, ये वाले टर्मिनल ही रिड्यूस होंगे। इन टर्मिनल्स को जब हम रिड्यूस करवा लेंगे NaBH4 से, आप जानते ही हैं उस स्टोरी को तो बहुत बेहतर तरीके से, NaBH4 से रिड्यूस करवा लेंगे इन टर्मिनल्स को, सो यू विल गेट दैट वन, आपको वो मिल जाएगा। अच्छा, इस ये जो मेथड है ये इतना फेमस क्यों है, मतलब इतना एफिशिएंट और इतना अच्छा मेथड क्यों है? बिकॉज ये हाईली कंट्रोल्ड है, और इससे हम कुछ भी बनवा सकते हैं, बोराजीन भी बना सकते हैं, सब्स्टिट्यूटेड बोराजीन भी बना सकते हैं। मतलब बोराजीन तो बना ही सकते हैं, इससे सब्स्टिट्यूटेड बोराजीन भी बना सकते हैं। कैसे? अगर हम यहीं पर डेरिवेटिव कंट्रोल कर लें तो आराम से एल्किल सब्स्टिट्यूटेड बोराजीन बनाई जा सकती है। कैसे बनाई जा सकती है? आई एम डिस्कसिंग विद यू। अगर NH4Cl की रिएक्शन करवाई जाए किससे? BCl3 से, तो यू विल गेट बेसिकली Cl3, B3, N3H3, ठीक है, ये मिलता है आपको। अगर आप इसकी जगह
RNH3Cl, राइट। अमोनियम साल्ट, अमोनियम की जगह आप एमीन्स का सॉल्ट ले लेंगे, एमीन्स, प्राइमरी एमीन्स का सॉल्ट, ठीक है। और अगर इसकी रिएक्शन BCl3 से कराएंगे तो यू विल गेट Cl3 B3 N3 R3। माय गुडनेस। और ये जो दोनों मटेरियल है, इन दोनों मटेरियलों की रिएक्शन से या रिडक्शन से आप कुछ भी बना सकते हैं, मतलब कुछ भी, मतलब कुछ भी, मतलब कुछ भी बना सकते हैं। कमाल है आप, कमाल है आप, कुछ भी बना सकते हैं। कैसे? लेट्स टेक द फर्स्ट मटेरियल। पहले मटेरियल को लेते हैं, Cl3 B3 N3 H3। इससे क्या बनाया जा सकता है? आइए आइए मैं इस कंपाउंड को लिख देता हूं। दैट्स Bn, बेसिकली Bn, इट्स Bn, इट्स Bn, इट्स Bn, राइट। कम ऑन, कम ऑन। देयर इज ए क्लोरीन जिसको रिड्यूस होना है, देयर इज ए Cl, सॉरी बोरोन जिसको रिड्यूस होना है, देयर इज अ BCl बॉन्ड्स जो जिसको रिड्यूस होना है, एंड देयर आर NH बॉन्ड्स लाइक दैट। इनका कुछ नहीं बिगाड़ रहा, ये ऑलरेडी रिड्यूस्ड फॉर्म में है, ठीक है। इट्स लाइक दैट, ओके ओके, कम ऑन, कम ऑन, ओके, कम ऑन, कम ऑन, लुक इट। अब अगर आप यहां इस मटेरियल में भी छेड़छाड़ कर ले, दो अलग अलग, अगर आप NaBH4 यूज कर रहे हैं, if you are using the NaBH4, the reducing agent, and that is a hydride based अगर आप रिएजेंट यूज कर रहे हैं, और अगर हाइड्राइड बेस्ड रिएजेंट से आप इसको करवाना चाहते हैं लाइक दिस, ऐसा, तो आप आसानी से इनको सब्स्टिट्यूट करके और हाइड्राइड बेस ला सकते हैं। मींस ऐसे केस में आपका प्रोडक्ट हो सकता है B3 N3 H3 आ गया, H3 B3 N3 H3, and that is what? That's B3 N3 H6, that's borazine, that's borazine, that's borazine, ठीक है। ये आपका बोराजीन है, बढ़िया, मजा आ गया। देखो टकाटक मामला चल रहा है, बोराजीन है आपका। अगर आप कार्बन बेस्ड ऑर्गेनोमेटलिक रिएजेंट के साथ इसको ट्रीट करेंगे, ओ माय गॉड, अगर आप इसको R-Li के साथ ट्रीट करते हैं, ऑर्गेनोमेटलिक के साथ ट्रीट करते हैं, सो कम ऑन, ऐसे केस में आप बोरोन पर सब्स्टिट्यूशन ला सकते हैं। R-3 B3 N3 H3, my goodness, this is boron alkyl substituted, right? बोरोन पर एल्किल सब्स्टिट्यूटेड है, मींस दोनों प्रोडक्ट आपको मिल गए, दोनों प्रोडक्ट। अगर आपने इस रिएजेंट से, ये तो आपने को पढ़ा ही होगा ऑर्गेनिक रिएजेंट, बोलो बेटा जी, इट मींस इससे दोनों प्रोडक्ट आपको मिल गए। मींस इससे बोराजीन बना सकते हैं आप, बोराजीन बना सकते हैं। बोलो, यहीं पर मैं दो प्रोडक्ट लिख दे रहा हूं आपका, यहीं पर मैं दो प्रोडक्ट। अगर आप NaBH4 के साथ इसको ट्रीट करते हैं, so you will get a borazine, simple borazine, that's B3N3H6। और अगर आप इसको R-Li के साथ ट्रीट करते हैं, सो यू विल गेट द R सब्स्टिट्यूटेड, और वो भी कहा, बोरोन पर एल्किल सब्स्टिट्यूशन हुआ। ये दिस एल्किल सब्स्टिट्यूशन टुक प्लेस ऑन बोरोन पर हुआ है। और अगर आप इसका ट्रीटमेंट करें, कम ऑन, जिस पर आप ऑलरेडी नाइट्रोजन पर सब्स्टिट्यूशन करवा चुके हैं, माय गुडनेस, गजब ही हो गया, कमाल ही हो गया। अगर आप इस पर चर्चा करें, जिस पर आप ऑलरेडी नाइट्रोजन पर एल्किल सब्स्टिट्यूशन करा चुके हैं, पहले ही लिए थे आप, लिए ही पहले एमीन थे आप, और अब अगर आप कुछ बनाना चाहते हैं तो यहां से कुछ भी बना सकते हैं, आप कुछ भी बना सकते हैं दोनों स्टोरीज के थ्रू। अगर आप NaBH4 के साथ जाते हैं, if you will go with NaBH4, so you can write it like that, ऐसा कह सकते हैं आप। अगर आप NaBH4 के थ्रू जाते हैं, सो आपको मिलेगा ओनली एल्किल सब्स्टिट्यूटेड ऑन नाइट्रोजन, ओनली एल्किल। तो आपको यहां से खेल मिलेगा क्या? H3 B3 N3 R3, केवल और केवल एल्किल सब्स्टिट्यूटेड है नाइट्रोजन पर। बट आप अगेन R-Li के थ्रू जाते हैं, तो आप बोरोन पे भी सब्स्टिट्यूशन करवा जाते हैं। कम ऑन, आप बोरोन पे भी सब्स्टिट्यूशन करवा जाएंगे। ऐसे केस में आपको R-3
B3N3R3, यानी कि N सब्स्टिट्यूटेड एज वेल एज R सब्स्टिट्यूटेड दोनों ही मिल जाएगा। कम ऑन, इट मींस इसकी अगर दो रिएक्शंस करवाए हम, इसका NaBH4 करवाए जनाब, तो आप केवल पाएंगे नाइट्रोजन सब्स्टिट्यूटेड एल्किल। और अगर आप इसका R-Li करवाएं जनाब, R-Li के साथ, तो आप पाएंगे गारंटी से कंप्लीटली सब्स्टिट्यूटेड बोराजीन्स। ओ माय गॉड, आपको जो चाहिए आपकी खिदमत में हाजिर है। अकेला बोराजीन चाहिए, मिल जाएगा। बोरोन सब्स्टिट्यूटेड चाहिए, मिल जाएगा। नाइट्रोजन सब्स्टिट्यूटेड चाहिए, मिल जाएगा। बॉथ सब्स्टिट्यूटेड चाहिए, मिल जाएगा। कुछ नहीं मिलेगा। मांगो तो सही, एक बार मांगो तो सही, मन से कह के तो देखो, जो चाहेंगे वो पाएंगे। बताओ एफिशिएंट मेथड है कि नहीं? बताओ गजब का मेथड है कि नहीं? बताओ अच्छा मेथड, अरे बता ही दो, नहीं बताओ तो भाड़ में जाओ। बताओ अच्छा मेथड है कि नहीं? टेल मी, इज इट ए गुड मेथड और नॉट? अच्छा मेथड है कि नहीं? डिपेंड करता है रिएजेंट कौन सा यूज किया। आर यू यूजिंग द हाइड्राइड बेस्ड और यू आर यूजिंग द ऑर्गेनोमेट्रिक रिएजेंट? आर यू यूजिंग द हाइड्राइड बेस्ड or using the organometric reagent? It's up to you guys, and this is very important reaction, परीक्षाओं में आती भी रहती है। बहुत काम की रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट काम की रिएक्शन है, परीक्षाओं में आती भी रहती है। एल्किल लिथियम में बेस्ट नहीं, वो तो हमको जो चाहिए वो लेंगे हम। बेस्ट से क्या मतलब है? चाहिए जो लेंगे ना। बेस्ट और वर्स्ट क्या चीज होता है? वो तो दुनिया में कुछ नहीं होता बेस्ट और वर्स्ट। तो हम कौन से, या तो हम अलग अलग प्रोडक्ट बना रहे हैं ना, तो रिएजेंट का सिलेक्शन कर रहे हैं। कहां पर H3? हाँ, या H3 होगा। हाँ, अरे कभी उल्टा, अरे तो इससे क्या मतलब है यार, लिख देते हैं कभी कभी, है ना। ये लो H3 है यार, हाँ 3 है यार, भावनाओं को समझो ना यार। तो एक सवाल आया हुआ है, बताइए उसका आंसर। विच टाइप ऑफ, या which derivative of borazine cannot be prepared with NH3 का होल प्लस Cl एज ए स्टार्टिंग मटेरियल? ठीक है। ए, क्या नहीं बना पाओगे आप अगर इसको एज ए स्टार्टिंग मटेरियल लोगे? ए, CH3 का होल थ्राइस B3N3H3, सॉरी, B H3B3N3 CH3 का होल थ्राइस, C H3B3, सॉरी, CH3 का 3, B3N3 H3, D H3B3N3 PH3, सॉरी, ET3। बताओ इनमें से कौन सा बोराजीन का डेरिवेटिव
आप बना नहीं पाएंगे अगर आप इसको एज ए स्टार्टिंग मटेरियल लेके चलेंगे, अगर एज ए स्टार्टिंग मटेरियल इसको लेके चलेंगे, राइट। पहले मैं बता देता हूं आपको स्टोरी, क्या कहानी थी। अगर आप NH4Cl की रिएक्शन BCl3 से करवाते हैं, BCl3 से करवाते हैं, तो what you get, Cl3 B3N3H3। अगर आप RNH3Cl की रिएक्शन BCl3 से करवाते हैं, so you get Cl3 B3N3, है ना, N3R3, ठीक है। एंड इफ यू ट्रीट दिस विथ a reducing agent hydride based, or you treat with an organometallic agent R-, you get H3B3N3H3, यानी कि B3N3H6, and that's borazine. You get R-3B3N3H3. If you treat this with NaBH4, I'm summarizing, okay? If you treat with this NaBH4, you get H3B3N3R3. And if you treat with R-Li, you get R-3B3N3R3. So now it's up to you, decide which you do you think. आपके हिसाब से यहां क्या है, यहां क्या है बोलो, यहां है बोरोन सब्स्टिट्यूटेड एल्किन, बोरोन सब्स्टिट्यूटेड, या सॉरी एल्किल, उल्टा बोल गया अंग्रेजी में, एल्किल सब्स्टिट्यूटेड ऑन बोरोन। यहां क्या है, एल्काइल सब्स्टिट्यूटेड ऑन नाइट्रोजन। यहां क्या है, एल्काइल substituted borazine on boron and nitrogen, both boron and nitrogen, both. Now tell me the answer. बिल्कुल सही जवाब। अगर आप ये एज ए स्टार्टिंग मटेरियल लेके चलेंगे बोरोन के मेथड ऑफ प्रिपरेशन में बोराजीन की में, तो आप पाएंगे कि इसकी रिएक्शन से Cl3, अगर BCl3 मटेरियल विद BCl3 भी लिख लो भले, कोई प्रॉब्लम नहीं, विद BCl3, ठीक है। सो आप पाएंगे व्हाट यू विल गेट, यू विल गेट द Cl3 B3N3R3, इट मींस देयर विल बी ए R। सो आप एल्किल सब्स्टिट्यूटेड नाइट्रोजन पे तो पक्का होगा, सो एल्किल सब्स्टिट्यूटेड नाइट्रोजन पे होगा ही होगा, इस पे ये तो पक्का मिलेगा, ये नहीं मिल सकता, ना 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 ना, ये नहीं मिल सकता, ये नहीं मिल सकता। उधर तो भले आप रखो कुछ रखो, लेकिन यहां एल्किल सब्स्टिट्यूटेड आपको पक्का मिलेगा। यस, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। बहुत बढ़िया जवाब दिया आपने, खूबसूरत खेल रहे हैं आप, बेहतरीन खेल रहे हैं और शानदार आप बता रहे हैं। तो आपको क्लियर है। आइए, तीसरा प्रिपरेशन है, वो भी बढ़िया एफिशिएंट प्रिपरेशन है। तीसरा भी वो तो एसिड बेस इंटरेक्शन है सिंपली, और वो NH4Cl की ही रिएक्शन है, NH4Cl की ही रिएक्शन है NaBH4 से, NaBH4 से, एंड यू विल गेट द B3N3N6, ठीक है। वो कैसे रिएक्शन है, दिस इज एसिड बेस इंटरेक्शन, दिस इज बेसिकली ब्रोंस्टेड एसिड, दिस इज ब्रोंस्टेड बेस H- जो आपका देगा, राइट। सो सिंपली एसिड बेस रिएक्शन, अमोनिया एंड BH3, अमोनिया BH3 पॉलीमराइज एंड पॉलीमराइज, तो यू विल गेट B3N3H6। So this is simple method, but this is not good method. This is not good method, क्योंकि इसमें आप NaBH4 यूज कर रहे हैं, तो बोरोन सब्स्टिट्यूटेड आपको कभी नहीं मिलेगा। हाँ, आप ऐसा जरूर कर सकते हैं इसमें, R3NH3Cl प्लस NaBH4, you can write like this। अगर आप करोगे तो स्टिल यू कैन फॉर्म ओनली, लिख लो N सब्स्टिट्यूटेड, नोट कर लो इस मेथड की अपनी समस्या, इस मेथड की अपनी समस्या नोट कर लो, इस मेथड की अपनी समस्या, इस मेथड की अपनी समस्या,
सो वो तगड़ा था। गॉट इट? मैं थोड़ा प्रिपरेशन आपको समझ में आ गया? प्रॉपर्टीज ऑफ, हो गया मैं थोड़ा प्रिपरेशन। हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ बोराजीन, और कल इस पे फाइनल वर्डिक्ट देंगे कि कैसा निकला, ये बेंजीन जैसा निकला कि बेंजीन जैसा नहीं निकला। याद रहे 3 पैमानों पर, ये 4 पैमानों पर मापा जा चुका है। बॉन्ड लेंथ के मामले में ऑल इक्वल, बहुत बढ़िया मामला। प्लेनर के बारे में यस निकला मामला, यस निकला मामला। कंप्लीट डीलोकलाइजेशन, कुछ और ही बात निकली। कंप्लीट डीलोकलाइजेशन, साइक्लिक, साइक्लिक नो निकला मामला। नहीं, नहीं, सच नहीं है, सच है पार्शियल डीलोकलाइजेशन। और पार्शियल लोकलाइजेशन थ्रू लंपी नोड्स, नहीं, सच नहीं। और चौथी बात हमने क्या मापी थी? बॉन्ड लेंथ, प्लेनरिटी, और क्या था? मेरे दिमाग से निकल गया। हाँ, 3 करी हैं और 2 बची हैं। हाँ, चौथी तो चाहिए नहीं, 2 बची हैं। 3 पैमानों पे हम लोग नापे हैं इसको, 3 पैमानों पे। इस पर यस निकला मामला, इस पर यस निकला, इस पर मामला गड़बड़ाया। अब 2 पैमाने हमारे पास बचे हैं। एक पैमाना केमिकल स्टेबिलिटी का, एडिशन फेडिशन ये फलाने ढिमकाना देने नहीं चाहिए। अगर सच में बेंजीन के साथ इसको रहना है, उस समुदाय में रहना है तो। और दूसरा एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशंस, नापेंगे उसमें भी कैसा ये आता है। इन दोनों की चर्चा करेंगे कल के अध्याय में, जब हम प्रॉपर्टीज पढ़ रहे होंगे। ठीक है, इन दोनों की चर्चा करेंगे कल के अध्याय में। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि, गुड नाइट।